दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। दर्शकों जब आप भी ये भी जानते हैं कि हर रोज़ हम दिन की जो शुरुआत है एक अनमोल वचन के साथ करते हैं, एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने आराम की ज़िंदगी को पीछे छोड़ना होगा, तभी जीवन में हम आगे जाके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जीवन में बहती दरिया सा होना चाहिए क्योंकि ठहरा पानी अक्सर गंदा हो जाता है। तो आइए दर्शकों आज के दिन की और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ, एक सकारात्मक विचार के साथ। तो आइए देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आती। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। ये कुलपति हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि हम कुछ जो आपके पुराने पन्ने आपसे पहले पलटना चाहेंगे, आपसे जो आपके शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आपका ये जो सफ़र है यहाँ तक पहुँचने का, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। साथ ही आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा बताएं। जी, मैं वैसे ताल्लुक़ पंजाब से रखता हूँ, परंतु सारी उम्र मेरी लगभग शिक्षा और जो जॉब किया वो भी हरियाणा में किया। पिछले 6 साल से मैं पंजाब में भी जॉब किया और मेरी शिक्षा जिस तरह मैंने बताया हिसार में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से हुई, बीवीएससी की और मास्टर्स की। फिर पीएचडी मैंने इंग्लैंड स्थित लिवरपूल यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी किया और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 15 साल जॉब करने के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो हिसार में स्थित है उसमें प्रधान वैज्ञानिक और उसके बाद निदेशक के तौर पे कार्य किया। और उसके पश्चात मैं लगभग 2 साल पंजाब का जो पशुपालन विभाग है उसका निदेशक रहा और फिर 4 साल वहाँ पर लुधियाना में पंजाब में जो पशु विज्ञान चिकित्सा विज्ञान का जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर बतौर कुलपति अपनी सेवाएं दी। यहाँ मैं लगभग 3 महीने से अब बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी, और साथ ही अगर हम पशुओं के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि आप कुलपति हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के। तो जब भी पशुओं की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने साथ है जो पशुओं को रखते चले आ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सभी के लिए पशुधन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इस बारे में थोड़ा बताएं आप। देखिए, जो सबसे पहला पशु जिसका डोमेस्टिकेशन किया गया, जिसको पालतू बनाया गया, वो कुत्ता था। वो अपने आप ही मनुष्य के संपर्क में आया। उसके पश्चात जो छोटे पशु थे जिस तरह हिरन वगैरह थे, जिनसे आदमी को लगा कि ये हिरन है, गाय है, अलग अलग तरह की गाय होती थी, उनसे अपना जो मीट का मेन तो मीट का होता था उस टाइम, उसके लिए उनको घेर के उनको एक बाड़े में बंद कर लिया गया और उनको सेक्रीफाइस करते रहे। इस तरह करके पशुपालन का व्यवसाय आज से 10 हज़ार साल पहले आरंभ हुआ। आज के दिन ये एक कृषि का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हो गया है, क्योंकि हमारे देश की जो आमदनी है, जो जीडीपी है, कृषि और कृषि से संबंधित जो भी हमारे व्यवसाय हैं, तो उसमें 1/3 जो हिस्सा है वो पशुपालन और मछली पालन का है। जी। 1/3 हिस्सा बहुत अधिक हो जाता है। और यदि मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूं तो लगभग 22 लाख करोड़ हमारे देश का जो वित्त है वो इस सेक्शन से आता है। पशुपालन और मछली पालन हमारे देश के जीडीपी के अंदर 22 लाख करोड़ का सालाना एक योगदान देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देश की पूरे जो इनकम है, जो आमदनी है, उसके अंदर इसका 5% से भी अधिक हिस्सा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016-17 में जो काल दिया था, डबलिंग फार्मर इनकम, फार्मर की आय को, किसान की आय को दुगना करना, उसके अंदर जितने भी आए हैं उसकी सक्सेस स्टोरीज़, उसमें यदि आप देखेंगे तो 80% वो किसान हैं जिन्होंने अपनी कृषि के साथ साथ पशुपालन को जोड़ा है या उसको बढ़ाया है, तब जाके उनकी आय के अंदर वृद्धि हुई है। तो ये किसान की आय को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ साथ जो पशुपालन के व्यवसाय है बहुत ही अहम है। और इसके कारण किसान, जो छोटा किसान भी है, वो भी अपने आय अर्जित कर सकता है।
एक बकरी पालक है, वो अपनी बकरी को नहर के किनारे, नदी के आसपास चरा के ला सकता है, खाली खेत में चरा के ला सकता है और उससे अच्छी आमदनी ले सकता है। एक बैकयार्ड मुर्गी कहते हैं, जो आपके आंगन वाली जो मुर्गी है, उसके लिए आपको कोई स्पेशल फीड की भी ज़रूरत नहीं है, उसको कोई आपने दाना नहीं डालना, फिर भी वो कीड़े मकोड़ों से अपना, और जो बचा खुचा है उन चीज़ों से अपना भोजन ढूंढ लेती है और सरवाइव करती है, और गरीब से गरीब किसान को भी वो आमदनी देती है। तो ये एक किसान की ज़िंदगी में पशुपालन का बहुत ही अच्छा है। प्लस एक आम यदि हम नागरिक की बात करें तो जो दूध है, आपको मालूम है, दूध है, अंडा है, मीट है, मछली है, ये बहुत ही पौष्टिक आहार हैं। यदि हम न्यूट्रिशियस फूड की पौष्टिकता की बात करें तो जो सबसे पौष्टिक आहार हैं वो पशु उत्पादित हैं। तो दूध तो हर आदमी ही लेता है, और दूध की कितनी तरह की, इवन सुबह जो चाय से हमारा शुरुआत होती है वो भी दूध के साथ ही हमारी आदत है उसको लेने की। तो ये जो उत्पाद हैं पशुओं के, ये हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और उसके साथ जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो रेजिस्टेंस है, जो लड़ाई से लड़ने की क्षमता है बीमारियों से, वो भी इससे अधिक बढ़ता है जो पशुओं के उत्पाद हैं उनसे। तो ये हमारे आम आदमी के लिए प्लस किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल तो जो एकीकृत परिवार हो गए हैं, उनके अंदर आप देखिए, एक आदमी होगा तो वो एक पेट जरूर पाल लेता है, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, और भी तरह तरह के, कोई टॉर्टॉइज रखता है, कोई कुछ रखता है। तो ये एक आपको कंपेनियन एनिमल भी हम बोल सकते हैं इनको, ये कंपनी भी देता है। फिर रिक्रिएशन के लिए, जैसे घोड़े हैं, वो आपको रिक्रिएशन के, घुड़सवारी के लिए है, कोई घुड़दौड़ के लिए है, और तरह के। तो ये हर तरह के आदमी का एक अभिन्न अंग मैं मानता हूँ कि पशुपालन है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। और आपने जो एक बात की कि कंपेनियनशिप भी मिलती है हर इंसान को। आज हर इंसान देख रहे हैं कि कोई ना कोई घर पे कुछ ना कुछ पेट रखता है, चाहे वो कुत्ते की बात हो या बिल्ली की, किसी भी चीज़ की। तो ये हमारे जीवन में खुशियाँ भी लाता है और कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। और देख रहे हैं कि बढ़ती आबादी के साथ जो मांग है पशुओं से मिलने वाली, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो सर, हम लोग पशुओं के बारे में बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि बढ़ती आबादी के साथ कहीं ना कहीं जो पशुओं से मिलने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो जो भी जानवर हैं या जो भी पशु हैं, उनका विकास, उनका बेहतर प्रबंधन कितना ज़रूरी आप मानते हैं या समझते हैं? ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं, पशु उत्पादित जो पदार्थ हैं, उनकी कीमत ज़्यादा होती है। हमारे देश के अंदर आज के दिन आम आदमी की जो इनकम है, आय है, वो बढ़ रही है। तो उसके कारण इनका जो रिक्वायरमेंट है पशु उत्पाद का, वो बढ़ता जा रहा है। और इसका, जैसे मैंने बताया कि बहुत पौष्टिकता होती है। और उसके बाद आपने क्या कहा कि इनका बेहतर विकास और प्रबंधन या कितना ज़रूरी इसके है? लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पशुपालन को एक वैज्ञानिक नज़रिए से, वैज्ञानिक तरीके से इनका पशु पोषण करें। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास अच्छी नस्ल का पशु हो, ताकि कम पशुओं से हम उतना ही उत्पादन ले सकें जितना हम अधिक नंबर से ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें आता है नस्ल का चुनाव और नस्ल का सुधार। एक आम किसान भी अपने घर में अच्छी से अच्छी नस्ल का पशु पैदा कर सकता है यदि वो कृत्रिम गर्भाधान की, जो AI जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उस तकनीक को यदि अपनाता है। तो उसके पश्चात ये आता है कि पशु का जो चारा है, जो उसका भोजन है, उसके ऊपर समुचित प्रबंधन करना चाहिए। उसको एक संतुलित आहार मिलना बहुत आवश्यक है, वरना हमारा खर्चा ज़्यादा होता है और पशु को संतुलित आहार न मिलने के कारण वो अपना पूरा जो उत्पादन क्षमता है उसके अनुसार वो अपना उत्पादन नहीं दे पाता। तो तीसरा उसके अंदर महत्वपूर्ण आता है बीमारियों से बचाव का। यदि हम बचाव कर सकते हैं तो हमारी जो आने वाली जो उसकी लागत है बीमारी के इलाज के ऊपर, न केवल हम वो घटाएंगे, परंतु जब बीमारी से पशु का जो उत्पादन है वो भी घट जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे चीज़ के अंदर यदि हम बचाव करें, उसके लिए सरकार मुफ्त में टीकाकरण करती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका सरकार मुफ्त में टीकाकरण करती है आपके पशुओं का। तो मेरी किसान भाइयों से ये अपेक्षा है और ये मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो सरकार का ये पशु रोग निदान का जो टीकाकरण है, उसमें ज़रूर अपने पशुओं को टीका लगवाएं ताकि आने वाली बीमारी से बच सकें। जिस तरह मनुष्य के अंदर पोलियो का हमने निजात पा लिया, क्योंकि सब ने अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स पिलवाया था, इसी प्रकार अपने पशुओं को यदि आप ये टीकाकरण करवाएंगे तो उनके अंदर आने वाली बीमारियों से आप बचा सकेंगे और अपना आर्थिक नुकसान होने से बचाएंगे, प्लस पशु का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। जी,
और साथ ही अगर हम तकनीकों के बारे में बात करें तो देख रहे हैं कि बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है। तो वहीं अगर पशु विज्ञान के बारे में बात करें तो इसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। तो इस बदलाव के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यदि मैं चिकित्सा की बात करूं तो पशुओं की चिकित्सा और आज के दिन आदमियों की चिकित्सा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और उसके अलावा जो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के अंदर मैंने एक तो बताया कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान से पूरी दुनिया का जो पशुधन है वो बहुत ही जल्दी बदला जा चुका है। लगभग उसके अंदर जो जीन हैं, जो अच्छे दूध देने वाली क्षमता के जीन हैं, वो बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं। फिर हमारी सरकार ने लगभग 2016 के अंदर एक नई परियोजना लेके आई केंद्र सरकार, जिसमें सेक्स सीमन, ताकि आपके घर में केवल कटिया या बछिया ही पैदा हो, उस प्रकार का सीमन उपलब्ध करवा रही है सरकार। ये बहुत अच्छी तकनीक है जो पहले हमारे देश में नहीं थी, अमेरिका से ये उत्पादित हुई और आज ये तकनीक हमारे यहाँ है। फिर दूसरी तकनीक है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आदमियों के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ये तकनीक हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार पिछले 5-6 साल से काफ़ी प्रयत्न कर रही है कि इसको आम किसान तक भी पहुंचाया जाए। और इसके अंदर जो ब्राज़ील में जो तरक्की की है पशुपालन के क्षेत्र में, आपको मालूम है कि वहाँ पर हमारी गाय जाके, जो गिर गाय है और अंगोल है, वो 30 से लेके 60 किलो तक दूध देती है एक दिन में। तो वो उन्होंने जो तरक्की की है वो केवल इसी IVF तकनीक के जरिए, जो टेस्ट ट्यूब बेबी या उसको भ्रूण प्रत्यारोपण की जो विधि है उसके तहत की है। ये आज हमारे देश के अंदर भी लगभग 27-28 ऐसी लेबोरेटरी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंदर भी एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर IVF तकनीक के जरिए पशुओं का विकास बड़ा तेज़ी से किया जा रहा है। जी। और साथ ही जब भी हम पशुओं के बारे में बात करते हैं और अगर हम लोग अपनी भी बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे सर्वोपरि है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम पशुओं के बारे में बात करें, पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पे खास ध्यान रखना, अगर कुछ ऐसा दिक्कत दिखता है या कुछ ऐसा लक्षण या सिम्टम्स दिखता है तो डॉक्टर से दिखाना कितना ज़रूरी समझते हैं। उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भी पशुपालक है या पशु रखते हैं अपने घर पे? देखिए, स्वस्थ पशु होगा तो वो स्वस्थ ही उत्पाद देगा आपको। वो उत्पाद ह्यूमन के लिए होता है, हम आदमियों के लिए होता है। तो यदि हम उसको उत्पाद, यदि एक विशुद्ध उत्पाद लेंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। यदि उस उत्पाद के अंदर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी या पशु बीमार होगा तो उसका उत्पाद है उसके अंदर हम यदि उसको लेंगे तो हमें भी बीमारी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पशु का रोग से बचाव रखें। उसके लिए पहली ज़रूरत है, आवश्यकता है कि उसको एक साफ़ सुथरा आवास दें। जो उसकी रहने की जगह है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 2, जैसे मैंने बताया, सबसे अधिक खर्चा भी इसी पे होता है, उसको हम क्या भोजन दे रहे हैं। तो भोजन संतुलित होना चाहिए। फिर बीमारियों से बचाव। बीमारी एक जो पशु को आमतौर पर लग जाती है वो है उसका थन जो होता है, जहाँ से दूध निकलता है, वो ख़राब हो जाता है। वो यदि ख़राब हो गया तो दूध देने वाली जो मशीनरी उसकी ख़राब होगी तो ये मानिए कि आपकी जो आमदनी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो उसके लिए आप जो सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस जब आपने दूध निकाला है तो पशु को लगभग आधे घंटे तक बैठने न दें, ये भी बहुत आवश्यक है, ताकि उसको कीटाणु उसके थन के अंदर जाके उसका जो दूध बनाने वाला जो संयंत्र है उसको ख़राब न कर सकें। और पहले लक्षण पे ही आप किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूर सलाह लें, उनको पशु को दिखाएं। आमतौर पर क्या होता है, हमारे किसान भाई जो अनाड़ी हैं, जो झोला छाप तरह के डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करते हैं और वो जब केस ज़्यादा बिगड़ जाता है तब वो किसी चिकित्सक को दिखाते हैं और जब उसके भी समझ में नहीं आता फिर यूनिवर्सिटी के जो हमारे विश्वविद्यालय का जो रेफरल हॉस्पिटल है वहाँ पर रेफ़र करके केस आता है। उस टाइम तक बहुत बिगड़ चुका होता है। तो आप अपने पशु की रोकथाम के बारे में डॉक्टर से सलाह करें कि कैसे रोकथाम को बचाना है, कैसे वैक्सीनेशन कराना है, जो टीकाकरण कराना है, और उसके अलावा बाकी कौन सी बीमारियां, खासतौर पे थनैला जो रोग है उससे बचाव के लिए जो एहतियात है जो डॉक्टर बताएं आपको, उनको ज़रूर करें और पशु को स्वच्छ स्थान के ऊपर ज़रूर रखें। देसी, संकर और नस्ल, ये अलग अलग प्रजातियां हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी शंकर और नस्ल की अगर हम बारे में बात करें तो इसका क्या कुछ विशेषताएं हैं, कैसे एक दूसरे से अलग है, और साथ ही इसका बेहतर प्रबंधन करना कितना ज़रूरी आप मानते हैं? जी देखिए, देसी गाय तो वो होती है जो भगवान श्री कृष्ण की गाय थी, जिसको हम गौ माता भी कहते हैं। उसके कंधे के ऊपर हम्प होता है, उसको काफ़ी जितना बड़ा हम्प होता है वो अपनी देसी गाय है। ये एक, इसको अंग्रेजी में बॉस इंडिकस
एक इसका प्रजाति है। बॉस टॉरस है जो विदेश वाली गाय है, जिसको ब्लैक एंड वाइट भी कह देते हैं, हॉल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी कहते हैं। उनके हम्प नहीं होता, कंधे के ऊपर बिल्कुल स्पाट होता है, जैसे घोड़ा होता है, जैसे सूअर होता है, उस तरह बिल्कुल स्पाट होता है ऊपर से, तो कोई हम्प नहीं होता। और इन दोनों का जो मिश्रण हो गया, वो विदेशी और ये देसी अपनी हम्प वाली जो मिश्रण हो गया, उसको शंकर नस्ल बोल देते हैं। अच्छा। तो हमारी देसी नस्ल जो है वो इस एरिया में, हमारे एरिया में, देसी का मतलब हमारे एरिया में, हमारे देश के अंदर विकसित हुई है। और हमारे देश में लगभग 54 प्रजातियां हैं, 54 नस्ल हैं गाय की जो विकसित हुई हैं। आपको मालूम है कि छोटी से छोटी पुंगनूर गाय भी हमारी देसी गाय है, और साहिवाल, हरियाणा और गिर नस्ल की जो गाय हैं वो पूरी बड़ी हैं और अच्छा दूध देती हैं, वो भी देसी गाय हैं। उसके अलावा जो विदेशी गाय हैं ये जर्सी और फ्रीजियन है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन। और उनका जो मिश्रण जो हुआ जब आया देश के अंदर 1970 के दशक में, जब कृत्रिम गर्भाधान का दौर शुरू हुआ, उस टाइम जो हमारी अच्छी देसी नस्ल की गाय थी उनके अंदर विदेशी नस्ल का जो सीमन था वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा रखकर जो बच्चे पैदा हुए वो संकर नस्ल के बच्चे थे। तो उस कारण हमारे जो अच्छे जानवर थे देसी नस्ल के वो ख़त्म हो गए, कम हो गए। और आज के दिन सरकार काफ़ी पिछले 8-10 साल से प्रयत्नशील है कि देसी नस्ल की गायों का संवर्धन किया जाए, क्योंकि वो हमारे एरिया के अंदर पली है, हमारे एरिया के अंदर विकसित हुई हैं सैकड़ों वर्षों से, आज नहीं। तो जो यहाँ की बीमारियाँ हैं उनकी रोग प्रतिशोधक क्षमता उनके अंदर है, तो वो रोग के प्रति प्रतिरोधक उनके अंदर क्षमता है। उस कारण जो रोग हैं यहाँ पे, जो प्रिवलेंट रोग हैं वो उनमें नहीं होते। जो विदेशी गाय हैं वो उन रोगों से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाती हैं और उस कारण बड़ा नुकसान होता है। जो शंकर नस्ल की गाय है वो बीच में है कि उनको नुकसान होता भी है, कईयों को नहीं भी होता। परंतु सबसे अहम ये है कि जो विदेशी गाय है उनका दूध अधिक था, जो हमारी देसी गाय है उनका दूध कम है। इसलिए जो शंकर नस्ल जो दोनों को मिला के आई उसका दूध बीच बीच का है। यदि ये 5 किलो की और ये 50 किलो की है तो उसका दूध 25 किलो होगा, इस तरह का। तो शंकर नस्ल के कारण डेफिनेटली हमारे देश के अंदर जो दूध उत्पादन है उसका बढ़ोतरी हुई है। परंतु जितना दूध अधिक पशु देगा, आपको उसका जो रख रखाव है उसके ऊपर उतना ही सचेत रहना पड़ेगा। पहली चीज़, उसका जो रहने का स्थल मैंने कहा वो कंफर्टेबल होना चाहिए। हमारे देश में क्या आदत है, हम पशु को गर्दन से बांध के रखते हैं, वो बहुत ही गलत है। उसको हमें कोशिश करना चाहिए, चाहे उसको छोटा बाड़ा दे दें पर उसको खुला छोड़ दें। साथ में 24 घंटे उसको पानी जरूर उपलब्ध होना चाहिए, जब उसका दिल करे। हमारा जब दिल करता है हम पानी पी लेते हैं, पशु को ये आज़ादी क्यों ना हो? पशुओं को ये आज़ादी जरूर होनी चाहिए। हम चाहे कोई भी प्रबंध करें कि उनके पास 24 घंटे जब भी उनका दिल करे वो पानी जरूर के, क्योंकि दूध के अंदर आप देखेंगे 85% तो पानी है। तो यदि पानी यदि हम नहीं देंगे तो वो दूध अपने खून में से पानी निकाल के थोड़ा ना दूध उत्पादन करेगा। तो पानी का जरूर आप अपना स्वच्छ पानी हो, साफ़ सुथरा पानी हो, ठंडा पानी हो, उसका ज़रूर आप इंतजाम रखें 24 घंटे का पशु को। मेन तो ये है, प्लस उसकी जो सेहत का है। अब जिस तरह कई पशुओं के एक ही जगह बंधे क्यों एक्सरसाइज होती नहीं, उनके जो पैरों के जो खुर है, नाखून कह लो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे उनका जो पैर है वो नीचे पीछे की तरफ से लगने लगता है और लंगड़ापन आ जाता है। तो उनको एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत आवश्यक है। तो यदि वो आप उनको खुला छोड़ेंगे तो वो अपने आप अपने बाड़े के अंदर, चाहे 10 बाय 10 फीट का भी बाड़ा है, उसके अंदर वो घूम के एक पशु अपना एक्सरसाइज भी कर लेता है और उनको ये जो पैरों की लंगड़ेपन की जो बीमारी वो भी नहीं आएगी जी। और साथ ही सर, अगर हम प्रधानमंत्री के विकसित भारत निर्माण के बारे में बात करें तो इसमें जो पशु विज्ञान का चीज़ है, ये इसमें कितना इसका मतलब योगदान है और इसके विकास में आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने बताने कि देश की जो GDP है उसके अंदर लगभग 5%, 20वां हिस्सा जो योगदान है वो पशुधन का है, जो कि बहुत ही अधिक मैं मानता हूँ। हालांकि इस क्षेत्र को उतनी ज़्यादा वो बजटरी एलोकेशन नहीं होता। मैंने डिफरेंट प्रदेश का देखा है, अलग अलग प्रदेशों का और केंद्र सरकार का भी। हमारे फिर भी सरकार पिछले 5-6 साल से, जब से नया मंत्रालय बना है 2019 में, एक पशुपालन का केंद्र सरकार ने अलग से मंत्रालय बनाया, एक फिशरी का अलग से डिपार्टमेंट बनाया। उसके बाद से जो पशुपालन की जो बजट है उसके अंदर भी बढ़ोतरी देखी गई है। और वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो था
नारा था किसान की आय को दुगना करने का, उसके अंदर जब ये सामने निकल के आया कि ये एलाइड जो गतिविधियां हैं, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, इनके कारण ही किसान की आय बढ़ सकती है, तब जाके इस एरिया के ऊपर काफ़ी फोकस दिया गया। और आज के दिन ये विकसित भारत के अंदर न केवल ये पशुपालन के जरिए किसान अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, परंतु जो हमारे युवा हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि पशु के जो उत्पाद हैं वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो यदि उनको उत्पाद अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध होंगे, ठीक रेट में उपलब्ध होंगे, तभी हमारे जो नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ये देखिए जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनका जो बुद्धि का विकास होता है और शारीरिक विकास होता है, उसके अंदर दूध का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो यदि हम पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल तक बच्चे को अच्छा गुणवत्ता वाला दूध उपलब्ध कराएंगे, तो आने वाले भविष्य के लिए वो एक विकसित भारत में एक अच्छा अपना, क्योंकि उनकी लड़ाई बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, और अपना जो उनके बुद्धि का विकास है वो भी अधिक होगा यदि उनको संतुलित आहार बच्चों को मिलेगा। सर, अगर हम पशुओं के बारे में बात करें, अगर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, तो ये आने वाले कल के लिए अगर हम बात करें तो इस पे काम करने की या फिर और भी मजबूती देने की कितनी ज़रूरत समझते हैं? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आने वाले कल में अगर हम बात करें तो ये और भी ज़्यादा किसी भी सिचुएशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए या फिर समर्थन रहे, हम लोग इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है बिहार का पटना स्थित, उसकी नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए लगभग 890 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। और वो एक ये पूरे देश के अंदर एक अग्रणी विश्वविद्यालय के तौर पे उभरेगा, और साथ ही साथ उसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए हमारा ये बिल्कुल एफर्ट रहेगा कि उनको जो ज्ञान है, जो एक एकेडमिक ज्ञान है, उसके साथ साथ जो उनकी स्किलिंग है, उनको हर चीज़ करने का कला आनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनको प्रैक्टिकल स्किल देने के लिए, उनको जो एजुकेशनल ज्ञान जो है वो देने के लिए हम लेटेस्ट तकनीक का जो भी उपलब्ध है दुनिया के अंदर, वो सारी यहाँ पर मुहैया करवा के अपने विश्वविद्यालय में, और न केवल वेटनरी का, हमारे पास एक डेयरी का संस्थान भी है जो डेयरी टेक्नोलॉजी का है। आपको पता है कि दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है, उसके अलग अलग उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे अपने कॉम्फेड है, जो उसके सुधा के जो प्रोडक्ट आते हैं, तो वो भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय हमारे पास है। और एक कॉलेज ऑफ फिशरीज़ है जो मछली पालन से रिलेटेड सारी तरह की जो गतिविधियाँ हैं, उनका ब्रीडिंग है, उनका उत्पादन है, उनकी बीमारियाँ हैं, सब के ऊपर कार्य करता है, और बच्चों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक की डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। तो ये इन तीनों तरह के जो विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय हैं, उनके जो छात्र छात्राएं हैं, उनको उत्तम ज्ञान और उसके साथ तकनीकी ज्ञान की जानकारी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है। तो यही मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे रहेगा कि कैसे हमारा जो आउटपुट है, जो हमारे स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, तो वो एक सक्षम हो जाके किसी भी क्षेत्र के अंदर अपना परचम लहराने के लिए। जी, और साथ ही सर थोड़ा सर आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। वक्त की भी थोड़ी हमारे पास पाबंदी है, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने आपसे जाना भी है, काफ़ी चीज़ों के बारे में बातचीत की है। थोड़ा आपके बारे में भी सर जानना चाहेंगे कि कहीं भी पहुंचने के लिए एक मेहनत लगती है, काफ़ी चीज़ों को त्यागना होता है। आज आप कुलपति हैं और ये एक बहुत बड़ा पद है, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो दिनचर्या भी रहता होगा, काफ़ी बिजी रहता होगा, तो खुद के लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी समझते हैं, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएँ। मेरा ये एक मूल मंत्र मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपको जिम्मेवारी दी जाए, आप उसे ईमानदारी से करिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं सबसे काबिल हो सकता नहीं हूँ, मेरे से काबिल बहुत लोग हैं, परंतु मेरे को मौका मिला है, तो जिस जगह भी मेरे को मौका मिला, मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य को निर्वाह किया। तो जहाँ भी आपको मौका मिले, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह आपने कहा नेशन बिल्डिंग के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बिल्डिंग के लिए, तो उसमें यदि हम अपनी ईमानदारी से अपना जो भी मैक्सिमम योगदान दे पाएँ वो हमें देना चाहिए। और मेरा जो खाली टाइम है उसके अंदर मैं दोस्तों से बातचीत करना, कोई नेट पे, सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना, ये चीज़ें मैं करता हूँ।
और साथ ही सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, जो तमाम जानकारी दी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी। तो आप हमारे कार्यक्रम में इसके तहे दिल से सर आपका शुक्रिया। नमस्कार। तो इसी के साथ दर्शकों, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।